नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो एक परिवार के साथ हुए एक बहुत ही भयानक अलौकिक अनुभव के बारे में है। ये कहानी हमें बंगाल के एक दूर दराज सरकारी बंगले में ले जाती है, जहां एक परिवार का सामना होता है एक ऐसी शक्ति से जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। तो चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह। चारों तरफ घने बादल, तूफानी बारिश और एक गाड़ी जो रात के अंधेरे को चीरती हुई एक अनजान जगह पर आकर रुकती है। उस गाड़ी में थे तपन बाबू, जो एक एसडीएम थे, अपनी पत्नी मंदाकिनी और दो बेटियों सुगंधा और इंद्राणी के साथ। उनका ट्रांसफर इस नए इलाके में हुआ था और उनका स्वागत करने के लिए वहां सिर्फ एक ही शख्स था, बंगले का केयरटेकर भुवन। कहानी का पहला हिस्सा है परिवार का आगमन और वो अजीब चेतावनियां जिन्हें उन्होंने शुरुआत में ही नजरअंदाज कर दिया था। और यहीं से असल में रहस्य और डर की नींव रखी जाती है। जब तपन बाबू ने भुवन को बंगले चलने के लिए कहा तो वो थोड़ा हिचकिचाया। उसने आगाह किया, बोला कि ऐसे मौसम में रात को वहां जाना ठीक नहीं होगा, सुबह चले तो बेहतर है। लेकिन दिन भर की थकान से चूर तपन बाबू ने उसी वक्त जाने का फैसला कर लिया। ये भुवन की पहली चेतावनी थी, एक अशुभ संकेत कि आगे कुछ ठीक नहीं होने वाला। भुवन ने परिवार को गाड़ी से आगे भेज दिया और कहा कि वो खुद एक कच्चे छोटे रास्ते से आ जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद नदी के किनारे गाड़ी की रोशनी में परिवार को एक परछाई चलती हुई दिखी, जो बिल्कुल भुवन जैसी लग रही थी। वो सब हैरान थे कि भुवन पैदल उनसे पहले यहाँ कैसे पहुंच सकता है भला। यही सवाल तपन बाबू और उनके परिवार के दिमाग में घूम रहा था, और उनकी हैरत तो तब और बढ़ गई जब कुछ ही पलों में वे बंगले पर पहुंचे और क्या देखते हैं कि भुवन एक दूसरे रास्ते से छाता लिए हुए वहां पहले से ही मौजूद है। ये कैसे हो सकता था? यहीं से उस परिवार के मन में डर का पहला बीज बोया गया। जब तपन बाबू ने उससे नदी किनारे दिखने वाली परछाई के बारे में पूछा तो भुवन का जवाब सुन के तो वो और भी चौंक गए। उसने साफ साफ कह दिया, बाबूजी, मैं तो उधर गया ही नहीं, मैं तो पीछे वाले रास्ते से आया हूं। इस बात ने परिवार को और भी उलझा दिया। अगर वो भुवन नहीं था तो नदी के किनारे चलने वाला वो शख्स आखिर कौन था? उस रात सोने से पहले भुवन ने उन्हें एक और अजीब चेतावनी दी। उसकी नजरें नदी की तरफ थीं और उसने कहा कि वो नज़ारा भले ही खूबसूरत लगे, पर उस तरफ ना देखें तो ही बेहतर है। परिवार ने इसे भी एक बूढ़े आदमी की बातें समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर उन्हें क्या पता था कि ये अनदेखी उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है। तो अब हम कहानी के अगले हिस्से में आते हैं। अगली सुबह जब परिवार को लगा कि रात का अजीब अनुभव बस एक गलतफहमी थी, तो उस अलौकिक शक्ति ने खुद को और भी साफ तौर पर दिखाना शुरू कर दिया। अगली सुबह भुवन ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो परेशान हो गया। बंगले के दरवाजे तक गीली मिट्टी पर पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ये निशान नदी की तरफ जाने के नहीं, बल्कि नदी से घर की तरफ आने के थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे रात में कोई नदी से निकलकर घर के अंदर आया हो। परिवार इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर ही रहा था कि भुवन ने एक ऐसी बात कही जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही बनते हैं। ये पहली बार था जब किसी ने सीधे सीधे एक आत्मा की मौजूदगी का इशारा किया था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब बड़ी बेटी सुगंधा बाजार जा रही थी तो उसे नदी के किनारे एक लड़की दिखाई दी। वो उसे इशारे से बुला रही थी। सुगंधा उसके पास गई और उससे बात करने लगी। उस लड़की ने बताया कि वो वहीं पास में रहती है। वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी काजल वाली आंखें, घनी चोटी और एक मनमोहक सा चेहरा। सुगंधा तो उसकी खूबसूरती में जैसे खो ही गई थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस सुंदरता के पीछे आखिर क्या छिपा है। बातों बातों में ही उस लड़की ने एक बहुत अजीब सी मांग की, मुझे मच्छी दोगी? सुगंधा कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसकी छोटी बहन इंद्राणी ने उसे आवाज लगा दी, और जैसे ही सुगंधा ने पलट कर देखा, वो लड़की वहां थी ही नहीं। पलक झपकते ही वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। और अब कहानी का तनाव अपने चरम पर पहुंचता है। जब सुगंधा बाजार से लौट रही थी तो शाम का अंधेरा घिर चुका था, और उस अंधेरे में वो अकेली नहीं थी। जैसे ही सुगंधा नदी के पास पहुंची, उसे अचानक सड़ी हुई मछली की बहुत तेज गंध आने लगी। ये गंध इतनी तेज थी कि मानो उसका दम ही घुट जाएगा।
ये महसूस करते हुए कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है, उसने अपनी चाल तेज कर दी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है। जब वो रुकती तो परछाई भी रुक जाती, जब वो चलती तो परछाई भी उसके साथ चलती। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल डर के मारे जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। अचानक एक सर्द फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। ये वही मांग थी, मुझे मच्छी दोगी? लेकिन इस बार आवाज में कोई मासूमियत नहीं थी। ये एक ठंडी भयानक आवाज थी जिसने सुगंधा के रोंगटे खड़े कर दिए थे। सुगंधा डर के मारे भागने लगी। तभी वही आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार गुस्से और धमकी से भरी हुई। एक बंगाली लहजे में चीखते हुए, तुम के माच देबे ना। इस आवाज ने सुगंधा के अंदर का सारा साहस खत्म कर दिया। वो बस अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ भागती रही और आखिरकार बेहोश होकर दरवाजे पर ही गिर पड़ी। अब हम कहानी की सबसे भयानक मोड़ पर आ गए हैं, जहां उस रात का असली सच सामने आता है। ये वो क्लाइमैक्स है जो उस परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। उस घटना के बाद पूरा परिवार बहुत डरा हुआ था। देर रात जब सब सो रहे थे तो मंदाकिनी को रसोई से कुछ खटकने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई बिल्ली होगी। वो देखने के लिए उठी, ये जाने बिना कि उसका सामना किस खौफनाक मंजर से होने वाला है। रसोई में जो नजारा था उसे देखकर मंदाकिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बेटी सुगंधा फर्श पर बैठी थी। उसके हाथों में एक कच्ची मछली थी जिसे वो आधा कच्चा ही खा रही थी। उसके कपड़े और मुंह खून से सने हुए थे और वो किसी राक्षसी की तरह डरावनी दिख रही थी। जब मंदाकिनी ने घबराकर पूछा, सुगंधा, ये तुम क्या कर रही हो? तो सुगंधा ने एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जो उसकी थी ही नहीं। उस ठंडी, अपरिचित आवाज ने कहा, भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ये उस मेचो भूत का आखिरी ऐलान था। क्या वो परिवार कभी उस बंगले से या उस आत्मा के चंगुल से आजाद हो पाया? इस सवाल का जवाब वक्त की धुंध में कहीं खो गया है और पीछे रह गई है तो सिर्फ मेचो भूत की ये खौफनाक कहानी।